काजू कतली खिलाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे। आज खुशखबरी है, खुशी का दिन है। जालंधर जिसको ये कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है और पिछले 75 साल की राजनीति में 60 साल से ज़्यादा वहाँ से कांग्रेस के सांसद रहे, और अगर अब भी देखें तो 1999 से लेकर आज तक वहाँ लगातार कांग्रेस जीतती आ रही थी। वहाँ पर एक शानदार जीत आम आदमी पार्टी ने दर्ज की है और लोकसभा में अब आम आदमी की आवाज़ गूंजेगी, ये आज सुनिश्चित हो गया है। तो इसके लिए पूरे देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ख़ासकर पंजाब के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने फिर से एक क्रांति की शुरुआत की है और लोकसभा में दोबारा से आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि को जालंधर से जिता करके भेजा है। ये जीत बहुत बड़ी जीत है। आपको लगेगा कि एक लोकसभा सीट की जीत है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा आगे एक बहुत बड़ी जीत है। मैं उसको तथ्यों के सामने आपके सामने रखूं तो जब हम 92 सीट जीत करके पंजाब में हमने सरकार बनाई, उस वक्त भी जालंधर की इस लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें आती हैं और उस वक्त हम सिर्फ 4 सीटें जीत पाए थे और 5 सीटों पर यहाँ हमें हार का सामना करना पड़ा था, जबकि वेव थी पूरे पंजाब में हमारी 92 सीट हमने एक तरफा जीत हासिल की थी। तब भी इस गढ़ को क्रैक नहीं कर पाए थे पूरे तरीके से। आज जब हम ये लोकसभा सीट जीते हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि 9 में से 7 और 8, लीड थोड़ा थोड़ा चेंज हो रही है, 7 सीटों पर हम क्लियर विन कर रहे हैं और 8वीं सीट पे 300-400 वोट के मार्जिन से हम टक्कर दे रहे हैं वहां पर। तो एक तरीके से एक तरफा जीत लगभग सारी विधानसभाओं में पूरे मुकाबले में और एक तरफा जीत हासिल करके हम आ रहे हैं। इससे ये एश्योर होता है, इससे ये दोबारा से भरोसा मिलता है कि भगवंत मान जी की जो सरकार ने पिछले 1 साल में काम किया उसके ऊपर पंजाब की जनता ने, जालंधर को दिल कहा जाता है पंजाब का, जालंधर के दिल ने मोहर लगा दी है और इससे हम ये और ज़्यादा सुनिश्चित हो गया है, ये और ज़्यादा हमें भरोसा हो गया है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है उसने लोगों का दिल जीता है, लोगों का भरोसा जीता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जालंधर में सालों साल पुराना एक गढ़ हमने तोड़ दिया कांग्रेस पार्टी का। अब जालंधर के बाद अगली बारी इनके रोहतक, झज्जर और सोनीपत, जिसको ये अपना गढ़ बताते हैं, अब उस गढ़ को तोड़ने की है, क्योंकि कांग्रेस ने सालों साल तक लोगों से वोट लिया लेकिन उनका कभी भरोसा नहीं जीत पाए। कांग्रेस ने सालों साल लोगों का वोट लिया लेकिन उनके लिए कभी काम नहीं कर पाए। इसलिए अब काम की राजनीति को पंजाब के लोगों ने अपनाया है और पंजाब का सीधा संबंध हरियाणा के साथ है, बहुत नज़दीकी संबंध है। वहाँ से जो मैसेज आता है उसको हरियाणा के लोग कंसीडर करते हैं और इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि अब इसके बाद 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का रास्ता और स्पष्ट हो गया है, क्योंकि हम पॉजिटिव पाथ पर हैं। पंजाब के अंदर हमारा जो लोगों के बीच में रुतबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, रुझान बढ़ता जा रहा है, लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है और जब पंजाब में पसंद आ रहा है तो इसका मतलब उससे लगता है हरियाणा में भी खूब पसंद किया जाएगा। इसके लिए शुभकामनाएं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार एंट्री की है, यानी पूरे नॉर्थ इंडिया में अब आम आदमी पार्टी के जो विचार है उसको बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट किया जा रहा है और साउथ इंडिया में भी हम सारे प्रदेशों में लगभग अपना संगठन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनने के बाद बहुत तेज़ी से पूरे देश में लोगों की भरोसेमंद पार्टी भी बनती जा रही है। सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि हरियाणा में असर रहेगा, लेकिन आदमपुर विधानसभा में तो आपको जमानत की जरूरत होगी। हाँ, मैं आदमपुर विधानसभा का अगर उदाहरण ही ले लें तो मुझे लगता है अच्छा एग्जाम्पल वो भी है कि आदमपुर में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी हरियाणा के अंदर, तो उससे पहले के 3 चुनाव के आंकड़े मैं आपके सामने रखूं तो एक चुनाव में बीजेपी को 1800 वोट मिले थे, एक में 1400 वोट मिले थे और एक में 1200 वोट मिले थे और उसके बाद सीधे बीजेपी की सरकार बन गई। यानी कि जो सरकार जब बनती है, किसी आइडिया का जब समय आता है तो उसमें पिछले चुनाव में या बाई इलेक्शन में क्या हुआ उन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता। और अगर बीजेपी 1800 वोट से सरकार बना सकती है हरियाणा में, हमने तो फिर भी उनसे दुगने तिगने वोट हासिल किए हैं, तो हम क्या किस तरीके की जीत हासिल करेंगे हरियाणा में, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री वही जनसंवाद कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा कर रही है, भूपेंद्र सिंह का अपना विपक्ष का सबके द्वारा, आम आदमी पार्टी कहीं इस तरह नजर नहीं आ रही। देखिए, हमने कल भी ये घोषणा की थी कि ये जो PR एक्सरसाइज चल रही है, ये मुख्यमंत्री जो जनसंवाद कर रहे हैं,
ये अब पीआर एक्सरसाइज नहीं चलने दी जाएगी। ये इस तरीके से जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री के, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, खुद ही जनसंवाद किया, अपने लिए अच्छे अच्छे सवाल पूछवाए, उनका जवाब दिया और हो गया जी जनसंवाद, जनता से बात करके आ गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के हर जनसंवाद में अब जनता से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए जाएंगे। आज मुख्यमंत्री सिरसा में थे, वहाँ पर वो जनसंवाद कर रहे थे, वहाँ हमारे कार्यकर्ता गांव के लोगों की समस्याओं पर सवाल पूछने के लिए पहुंचे थे। लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी को जनसंवाद में जनता के सवाल सुनने की आदत नहीं है, इसलिए उन्होंने एक बार फिर डर गए वो आम लोगों के सवाल से और उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया। हमारे लोगों को सवाल पूछने से रोका गया, जनता को सवाल पूछने से रोका गया और ज़बरदस्त नारेबाजी जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के में हुई है। हमारे 15 लोगों को वहां से, जिनमें 3 चुने हुए पार्षद भी हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है वहां से और उनके फ़ोन बंद हैं, अज्ञात जगह पर उनको ले जाया गया है। ये डराने की कोशिश करते हैं, बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इन सब चीज़ों से डरते नहीं हैं। तो एक तो ये जनसंवाद जो है इसको हर जगह पे एक्सपोज करेंगे कि एक पीआर एक्सरसाइज है, और अगर सही में मुख्यमंत्री जनता के सवालों का सामना कर सकते हैं तो उनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सवालों को सुन के उनका जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम भी जनता का हिस्सा है। आपने बाकी जिन भी पार्टियों की बात की, वो किस यात्रा पे निकले हैं उसका कोई पॉलिटिकल रेलिवेंस मुझे नज़र नहीं आता है। उनके परिवार में ही जब अपनी नहीं बन रही है आपस में, तो मुझे लगता नहीं है कोई पॉलिटिकल रेलिवेंस उनका हरियाणा के अंदर अब बचा है। आप अगर देखें तो पंजाब के इस चुनाव में भी जालंधर में रीजनल पार्टीज जिस तरीके से पीछे जाती जा रही है, ज़्यादातर समय जब आज काउंटिंग चल रही थी, अकाली दल 4थे स्थान पे था वहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी भी 3रे स्थान पे वहाँ पे आई हुई थी। तो नेशनल पार्टीज के बीच में एक कंपटीशन अब लोग देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी विचारधारा है जो पूरे देश को बदल सकती है। नेशनल पार्टीज के बीच में मुकाबला है, तो रीजनल पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे सिमटती जा रही है इस पूरे इलाके में। तो मुझे लगता नहीं है जिन लोगों का आप बात कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, उनका कोई भविष्य है। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कोई चला रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कहाँ उनके हाथ से हाथ जुड़ रहे हैं। आज जंतर मंतर पे शायद उनके विधायकों को जाना था खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए। हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के सवाल पे समर्थन देने जाते हैं, वहाँ भी उनके अंदर फूट खत्म नहीं होती। वहाँ भी उनके सारे विधायक नहीं पहुँचे, वहाँ भी गुटबाजी थी, कुछ वहाँ पे नेता नहीं पहुँचे कांग्रेस के, कुछ वहाँ पे विधायक नहीं पहुँचे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा, जब आप अपने विधायकों के हाथ से हाथ नहीं जुड़वा सकते तो लोगों के बीच में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस वक्त संगठन बनाने में लगे हुए हैं और अगले 1-2 दिन के अंदर हम पूरे हरियाणा में अपना संगठन अनाउंस करने जा रहे हैं। संगठन एकमात्र ऐसी ताकत है जो आपकी पार्टी की विचारधारा को, मैसेज को लोगों के बीच में लेके जाता है, और हम उसी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उसी ताकत का इस्तेमाल करके हमने पंजाब जीता है और उसी ताकत का इस्तेमाल करके हरियाणा के लोगों का दिल भी जीतेंगे। बीजेपी की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी की सरकार को सभी निर्णय कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें कहीं राहत दिख रही है। देखिए, सब नूरा कुश्ती है। जब तक दोनों पैसे कमा रहे हैं तब तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक इनकी सरकार चलती रहेगी। ये पैसे कमाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार बनी थी, इसलिए न विचारधारा का कोई फर्क पड़ता, न पार्टियों का कोई फर्क पड़ता। जेजेपी को अपने हिस्से का मिल रहा है, बीजेपी को अपने हिस्से का मिल रहा है। भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से समर्थन करने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार को छुपाने वाली सरकार है। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण आप अगर देखेंगे कि करनाल के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे एक हमारे सोशल मीडिया के पत्रकार साथी सही, लेकिन उनको सरकार ने जिस तरीके से प्रताड़ित किया, और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तहसील के अंदर जिस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरीके से काम चोरी चल रही है, उसको दिखा दिया। हम सबको मालूम है कि हर तहसील में पैसा चल रहा है, हम सबको मालूम है भ्रष्टाचार चल रहा है। और उसी तहसील में पिछला तहसीलदार के दफ्तर में सब लोग पकड़े भी गए थे, पैसा लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। तो ऐसी जगह पर भी अगर सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ खड़ी हो जाए, अगर सरकार उसको भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले लोगों के, विसल ब्लोअर्स के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो ऐसे में साफ पता चलता है कि वो भ्रष्टाचार को बचाने वाली सरकार है। इसमें गठबंधन टूटने और बनने का सवाल ही नहीं है। ये सब साथ ही रहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि जो साथ छोड़ेगा, जो अलग जाएगा, उसी के खिलाफ सरकार लग जाएगी, उसका भांडा फोड़ हो जाएगा, इसलिए कोई अलग नहीं जाएगा। देखिए, वो 2 मामलों की तुलना करना बिल्कुल गलत है। एक मामला ऐसा था जिसमें SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। हमारे दलित वर्ग के, SC वर्ग के महिला के साथ पहले उनको गाड़ी से टक्कर मारी गई और फिर उसके बाद उनको जाति सूचक शब्दों से गाली दी गई। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही 2 अलग मामले हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें हरियाणा में, तो पूरा ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो पे है सब कुछ, कि कैसे वो तहसीलदार के दफ्तर में जाके लोगों की परेशानियों के बारे में जिक्र कर रहे थे, उसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया। जहाँ पंजाब में अगर आप देखें तो जहाँ उस केस में ज़मानत भी हो गई है, यहाँ पे हरियाणा में अगर आप देखें
तो लगातार कोई अलग अलग केसेस लगा के, कई महिला वुमेन मोडेस्टी का केस लगा रहे हैं, कहीं IT एक्ट का केस लगा रहे हैं, उन पे 10-15 अलग अलग धाराएं लगा के उनको कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जेल के अंदर रखें। तो ये दो अलग अलग चेहरे हैं, दो अलग अलग मामले, इनको कंपेयर करना सही नहीं होगा। कर्नाटक का किस तरह से विधानसभा का जो नतीजे रुझान आ रहे हैं उसको लेकर किस तरह देखते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी BJP लगी हुई थी और प्रधानमंत्री ने तमाम इस तरह के जो बयान दिए बजरंग दल। देखिए, कर्नाटक चुनाव के नतीजे साफ बताते हैं कि लोगों ने BJP स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को, मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। जो ये बार बार धर्म की आड़ में छुप जाते थे, सारे 5 साल गलत काम करके, भ्रष्टाचार करके, धर्म की आड़ में जो ये छुप जाते थे, उसको एक करारा जवाब दिया है कर्नाटक की जनता ने और इस पॉलिटिक्स को नकार दिया। ये एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को लोग नकारेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों की तरह फूट डाल के राज करना चाहते हैं, जातियों को लड़ाते हैं, धर्मों को लड़ाते हैं आपस में। लेकिन लोग अब ये फॉर्मूला इनका समझ चुके हैं, इसलिए इनको हर जगह पे पूरी तरह से रिजेक्ट किया जाएगा। वही राहुल गांधी की बात जोड़ो यात्रा का असर रहा है या फिर वहाँ जो BJP के खिलाफ जिस तरह से नाराज थे भ्रष्टाचार में? देखिए, आप पिछली बार भी अगर देखें तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तोड़ के गलत तरीके से अपनी सरकार बनाई थी, उनके पास मैंडेट नहीं था। तो जब लोगों के मैंडेट का आप अपमान करेंगे और गलत तरीकों से सरकार बनाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उसको लेके नाराज़गी होती है। तो ये तो पिछला उधार अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों ने चुकाया है और उनको करारा जवाब दिया है कि अगर आप सरकार तोड़ सकते हैं पैसा दे के गलत तरीकों से, तो फिर अगर विधायक खरीद सकते हैं तो फिर जनता भी उसका मैंडेट के जरिए जवाब दे सकती है। तो मुझे लगता है ये उसी का जवाब है। क्या BJP खरीद फरोख्त करती है? निश्चित तौर पे इसमें तो कोई मतलब हाँ ना सवाल पूछने की बात ही नहीं। पूरे देश में एक पार्टी ऐसी है जो जैसे ही चुनाव होते हैं तो वो मंडी में बैठ जाते हैं व्यापारी बन के और वो कहते हैं विधायक बेच दो, विधायक बेच दो। और दूसरी पार्टी ऐसी है जैसे ही चुनाव होते हैं रेडी पे अपने विधायकों को लेकर निकलते हैं, कहते हैं विधायक खरीद लो, विधायक खरीद लो। ये तो पूरा देश जानता है। ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं जिसमें एक पार्टी के विधायक हमेशा बिकते हैं और एक पार्टी हमेशा विधायकों को खरीदती है। इनकी नूरा कुश्ती चल रही है ये हर जगह पर। वही जिस तरह से सभी पार्टियां एकजुट होने जो BJP के खिलाफ कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ? देखिए, हम तो पहले से लगातार ये कह चुके हैं कि पार्टियों के गठबंधन से कुछ होगा नहीं। पार्टियों के गठबंधन से सरकारें नहीं बदलती। अगर किसी को ये लगता हो कि कर्नाटक में सरकार बदली है क्योंकि किसी पार्टी ने कोई बहुत अच्छा काम किया या किसी पार्टी ने गठबंधन किया किसी के साथ, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। लोग परेशान है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और जिस दिन आप लोगों के साथ गठबंधन कर लेंगे, उनको ये यकीन दिला देंगे जैसा हम पंजाब में दिला रहे हैं कि हम अपने काम के जरिए आपकी ज़िंदगी संवार सकते हैं, बना सकते हैं, तो फिर पंजाब की तरह ही लोग आपको मैंडेट देंगे और उस मैंडेट में इजाफा भी करेंगे। हर चुनाव के बाद आपके मैंडेट में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री का किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को लोगों ने जवाब दे दिया है कर्नाटक के अंदर। जैसे उन्होंने जम के प्रचार किया कर्नाटक में और उसके बावजूद बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि मोदी फैक्टर काम करता है, मोदी फैक्टर काम करता है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो प्रोपेगेंडा से हट के अगर इसको देखा जाए तो अलग अलग 19 राज्य ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा मोदी जी के चुनाव प्रचार के बावजूद। लेकिन इन फैक्ट्स को दिखाया नहीं जाता। प्रोपेगेंडा मशीनरी पैसे के जरिए हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे सिस्टम को और ये बताया जा रहा है कि मोदी जी जहां जाते हैं वहां चुनाव जिता देते हैं। लेकिन असलियत ये है कि 19 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो अलग अलग मौक़ों पर हार का सामना कर चुकी है। और अब ये जो गिरावट का दौर है ये अब रुकने वाला नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस तरीके से ये दिल्ली के अंदर भी पहलवानों के मुद्दे को हैंडल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि समाज के हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी नाराज करती जा रही है और अब इनका पतन निश्चित है, इनके अहंकार का पतन निश्चित है। वही जो चंडीगढ़ में मन की बात न सुनने को लेकर जो है मेडिकल स्टूडेंट के खिलाफ लगाया, इस तरह के ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र में तानाशाही चलाने की कोशिश कर रही है और खुले तौर पे तानाशाही चलाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर के, उसमें साफ कहा कि दिल्ली में सर्विसेज से लेके बाकी सारी चीज़ों पर दिल्ली सरकार का अधिकार है, एलजी को वो बात माननी पड़ेगी। उसके तुरंत बाद हमने ट्रांसफ़र किया जो सेक्रेटरी हैं उनका और उसको बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने रोक दिया, उसको होने नहीं दिया। तो यानी ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं। अब आप मन की बात आप कर रहे हैं, भाई हमारा भी मन है, लोगों का मन है, वो सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं।
सारी जगह पे इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का मिसयूज़ किया जा रहा है। कॉलेजेस में बच्चों को कहा जा रहा है कि सुनिए मन की बात, ज़बरदस्ती है उनके साथ। जिसने नहीं सुना उनको उन पे पाबंदी लगा दी, आप हॉस्टल से बाहर नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है ये तानाशाही की शुरुआत इसी तरीके से होती है। लेकिन हरियाणा के लोग और अगर देश के लोग देखें तो बहुत जागरूक हैं इस मामले में, और इस तरीके के तानाशाही रवैये को वो शुरुआत में ही रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के रिजेक्शन का दौर शुरू हो गया, पूरे देश में इसका रेप्लिकेशन होगा। आने वाले सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में जिनका स्टोरी का जिक्र किया था, उसको लेकर कई राज्यों में बीजेपी टैक्स फ्री किया गया है और कहा कि सब लोग इसको देखें, इस तरह के। अब चुनाव खत्म हो गया, अब उसके बाद वो मुद्दा कहीं चला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी उसको छेड़ेगी नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी एक प्रोपेगेंडा का प्रचार करते हैं, चुनाव प्रचार के बीच में खड़े होकर के किसी मूवी का प्रचार करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मोदी जी को शौक है कि उनको हर तरह की मूवीज़ जो हैं वो रिलीज़ होनी चाहिए और हर तरीके की मूवी जनता के सामने आनी चाहिए, जो कि वाजिब भी है कि हर तरीके का विचार जनता के सामने खुले तौर पे आना चाहिए, तो बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी गुजरात में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से मैसेकर हुआ, उसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिस पे केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया। मैं निवेदन करूंगा मोदी जी से कि अपने विचारों से सहमत होते हुए वो उस डॉक्यूमेंट्री से भी बैन हटाएं और फिर वो केरला स्टोरी भी देखें और फिर वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी देखें। उनके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि दोनों सच्चाइयों का सामना कर सकें। पीछे कर ले फोन।